नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीआरएफडी प्लेस में। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 वीडियो नंबर 13 में देखेंगे अनुसंख्या गुणधर्म, जिसे कहते हैं क्लोगेटिक प्रॉपर्टीज। कि क्लोगेटिक प्रॉपर्टीज हमारा होता क्या है। देखिए, क्लोगेटिक प्रॉपर्टीज जो हमारा है यह एक बिलियन का गुण होता है, और यह बिलियन का एक ऐसा गुणधर्म होता है जो हमारा बिलियन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर यह निर्भर करता है, लेकिन विलेय की कणों की प्रकृति पर यह निर्भर नहीं करता है, जिसे हम कहते हैं अनुसंख्या गुणधर्म। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अनुसंख्या गुणधर्म यानी कि क्लोगेटिक प्रॉपर्टीज का परिभाषा क्या होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर अनुसंख्या गुणधर्म। क्लोगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए, अनुसंख्या गुणधर्म जिसे कहते हैं क्लोगेटिक प्रॉपर्टीज, लिखेंगे इसका परिभाषा किसी बिलियन का वह गुण, किसी बिलियन का वह गुण जो विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है, लेकिन विलेय की कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, तो उसे अनुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। देखिए, आपका परिभाषा जो है यह कह रहा है किसी बिलियन का वह गुण जो विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है, लेकिन विलेय की कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। देखिए, यहाँ पे बात आता है कि विलेय की कण क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आप सॉल्यूशन जब बना रहे थे, यानी कि मान लीजिए कि आप अगर एक बर्तन में, मान लीजिए यहाँ पर कि एक बर्तन में आप सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो मान लीजिए सॉल्यूशन बनाने के क्रम में आप पानी को और चीनी को आपस में मिला रहे थे, तो आपका जो था एक सॉल्यूशन बन रहा था, यानी कि एक बिलियन बन रहा था। आपका एक सॉल्यूशन यानी कि आपका एक बिलियन बन रहा था। ठीक उसी प्रकार अगर आप पानी को और यहाँ पे नमक को मिला रहे हैं, तो आपका एक सॉल्यूशन बन रहा है यहाँ पर, यानी कि सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि आपका एक बिलियन यहाँ पे बन रहा है। सॉल्यूशन का यहाँ मतलब हुआ आपका कि बिलियन बन रहा है यहाँ पर आपका बिलियन। तो देखिए, इसमें कह रहा है आपका कि किसी बिलियन का वह गुण है जो आपका विलेय की कणों की संख्या पर, तो पानी जो आपका था यहाँ पर, पानी यह अधिक मात्रा में होता था, जिसके कारण इसे हम विलायक कहते हैं।
लेकिन इसमें तो आपको विलय का कोई चर्चा नहीं कर रहा है। यहाँ पे केवल आपको कह रहा है कि विलय की कणों की संख्या पर। तो यहाँ पे चीनी जो आपका है, चीनी को लिखते हैं हम C12, H22 और O11। यहाँ पे आपका नमक जो है, नमक को लिखते हैं हम NaCl। यानी कि विलय हमारा देखिए, पहला जो अगर सॉल्यूशन हम बना रहे हैं तो इसमें हमारा विलय जो होगा चीनी होगा, जिसका सूत्र होता है C12, H22 और O11। उसमें देखिए दूसरा जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, इसमें हमारा नमक है जो NaCl है। इसमें विलय पदार्थ आपका नमक है और इसमें आपका चीनी है। देखिए जो चीनी हमारा है, इसकी अगर कणों की संख्या देखें तो इसका कणों की संख्या आपका 0 होता है। अगर देखें इसको अगर आप तोड़ेंगे तो ये टूटेगा आपका Na+ और Cl- के रूप में। यानी कि Na एगो कण है और Cl आपका एक है, यानी कि एक और एक को जोड़ेंगे यानी तो आपका होगा 2। यानी कि NaCl में आपको कणों की संख्या 2 है, लेकिन चीनी में आपका 0 है। देखिए अगर आप कहना चाहते हैं कि इसका 0 कैसे होगा, तो एक वीडियो जो हमारा है उसमें बता चुके हैं कि चीनी का, उसके बाद लिखे हम यहाँ पे ग्लूकोज का C6H12O6, और उसके बाद यहाँ पे लिखे आपको अमोनिया का, नहीं सॉरी, यहाँ पे यूरिया का NH2CO NH2, इन सभी का आपका होता है 0। ये 0 कैसे होता है, तो एक वीडियो में हम बता चुके हैं कि इन सभी का 0 कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे ग्लूकोज जो आपका है, ये भी आपका विलय का कार्य करता है। और जो हमारा अमोनिया है यहाँ पर, यहाँ पे यूरिया जो है, ये भी आपका ग्लूकोज का काम करता है। और यहाँ पे जो आपका चीनी है, ये भी आपका जो है विलय का कार्य करेगा। यानी कि देखिए आप ध्यान रखिएगा कि इन तीनों में कणों की जो संख्या होती है, इन तीनों में वो आपका 0 होगा, और NaCl में यहाँ पे आपका जो है 2 हो रहा है। तो यह जो हमारा अनुसंख्यक गुणधर्म होता है, इसी कणों की संख्या पर निर्भर करता है, लेकिन इसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है कि वह कैसा है। तो आपको यह परिभाषा समझ में आ गया कि यहाँ पर कि वह यहाँ पे दे रहा है कि विलय की कणों की संख्या पर, यानी कि आपको पता चल गया कि कणों की संख्या क्या है। तो विलय की कणों की संख्या इसमें आपको पता चल रहा है कि क्या है। तो कह रहा है कि विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है, लेकिन प्रकृति पर नहीं। तो यानी कि आपको यह परिभाषा समझ में आ गया, तो इसे हम मिटा रहे हैं। देखिए अनुसंख्यक गुणधर्म जो हमारा है, यह 4 प्रकार के होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि अनुसंख्यक गुणधर्म, अनुसंख्यक गुणधर्म, अनुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार का होता है। तो इसमें पहला जो आपका है, 1 नंबर जो आपका होता है, वह होता है हमारा वाष्प दाब। वाष्प दाब का अपेक्षिक, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए पहला जो हमारा है, कह रहा है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा जो आपका होता है, दूसरा वह हमारा होता है क्वथनांक का उन्नयन, जिसे हम कहते हैं क्वथनांक के उन्नयन को एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए तीसरा जो हमारा है, वह हमारा तीसरा होता है हिमांक का
हिमांक का अवनमन, जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा जो हमारा होता है वह आपका होता है प्रासरण दाब, जिसे कहते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए अनुसंख्या गुणधर्म हमारा 4 प्रकार के होता है, जिसमें पहला आपका कार्य है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, जिसे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है क्वथनांक का अवनमन, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा हमारा हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा हमारा प्रासरण दाब, जिसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। आप इतना कोई स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद हम 1 नंबर यानी कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन पर चर्चा करेंगे। ले लिया आप स्क्रीनशॉट, तो मिटा रहे हैं इसे हम। देखिए पहला जो हमारा था वह हमारा पहला है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर कि वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, उसके बाद वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन को हम समझेंगे। यानी कि इसको हम अपेक्षिक को मिटा रहे हैं, उसके बाद पहले समझेंगे हम कि वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। यानी कि लिखेंगे वाष्प दाब का अवनमन। देखिए वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। अवनमन का मतलब होता है कि घटना, कि अगर वाष्प दाब घट रहा है तो उसे आप कहेंगे कि वाष्प दाब में या वाष्प दाब का अवनमन हो रहा है। देखिए इसे हम समझाएंगे आपको एक सॉल्यूशन के माध्यम से, यानी कि एक विलयन के माध्यम से। मान लीजिए कि आपके पास एक बर्तन है और इस बर्तन में आप देखिए ये जो है हमारा रोज यानी कि डेली आप देखते होंगे कि ऐसा होता है। मान लीजिए कि एक हमारे पास बर्तन है और इस बर्तन में हमारा जल भरा हुआ है, यानी इस प्रकार से इस बर्तन में जल भरा हुआ है, यानी कि जल यानी कि H2O हमारा भरा हुआ है। और आप जानते हैं कि H2O जो हमारा होता है यह मुख्य रूप से यह विलायक का कार्य करता है, यह मुख्य रूप से विलायक का कार्य करता है। इसे अगर हम कहना चाहें कि यह जो हमारा H2O है यह हमारा शुद्ध विलायक है, तो इसे आप कह सकते हैं ये भी कि ये जो हमारा है ये हमारा शुद्ध विलायक है, यह शुद्ध विलायक है। यानी कि देखिए अगर इस बर्तन में जल है और इसको अगर हम ताप देंगे, यानी कि टेम्परेचर को दे रहे हैं ताप को, तो यह जो हमारा है यह वाष्प के रूप में परिवर्तन होगा। अगर इसको टेम्परेचर आप देंगे तो यह वाष्प के रूप में परिवर्तन होगा। यानी कि इसे हम कह सकते हैं, यानी इस जल को हम कह सकते हैं कि शुद्ध उड़नशील विलायक है। देखिए इस जल को हम तो विलायक कहेंगे या शुद्ध विलायक भी कह सकते हैं। और देखिए ये जल जो हमारा है उड़ता है, यानी कि उड़नशील, यानी कहने का मतलब है कि जैसे ही इसको टेम्परेचर यानी कि ताप दे रहे हैं तो यह उड़ना शुरू होगा, यानी कि वाष्प के रूप में परिवर्तन होगा। इसलिए इसे आप कह सकते हैं कि शुद्ध
शुद्ध उड़नशील यह हमारा विलायक है, शुद्ध उड़नशील विलायक। तो देखिए अगर इसको टेम्परेचर यानी कि हम ताप दे रहे हैं तो यह उड़ना यानी कि वाष्प के रूप में परिवर्तन होगा। तो देखिए अभी तो ये हमारा केवल विलायक है, इसको टेम्परेचर दे रहे हैं तो यह उड़ना शुरू हो रहा है। अगर जैसे ही उड़ना शुरू हुआ तब उसमें हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम मान लीजिए कि चीनी को मिला दे रहे हैं, चीनी को डाल दे रहे हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा कि जैसे इसमें चीनी को डालेंगे तो क्या यह विलायक का जो हमारा वाष्प दाब होगा, और जैसे ही चीनी को मिला देंगे तो यह हमारा विलयन बन जाएगा। यानी कि पानी जो हमारा पहले पानी था और उसके बाद चीनी को मिला दे रहे हैं तो यह हमारा विलयन बन जाएगा। तो देखिए अगर इसको देखिए चीनी को जैसे आप मिलाएंगे तो क्या होगा कि जो हमारा विलायक का वाष्प दाब होगा वो विलयन के वाष्प दाब से कम होगा या अधिक होगा। आप देखिए इसे सोचकर बताएंगे कि जो हमारा ये विलायक का वाष्प दाब होगा, विलायक का जो हमारा वाष्प दाब होगा वह विलयन के वाष्प दाब से कम होगा या अधिक होगा। तो देखिए आपका जवाब आता ही होगा कि सर इसका जो विलायक का वाष्प दाब होगा विलयन के वाष्प दाब से अधिक होगा। जैसे आप लोग घर पर अगर दाल को बनाते हैं तो क्या करते हैं कि पहले बर्तन में क्या करेंगे, पानी को रख लेंगे और पानी जब गर्म हो जाता है यानी कि वाष्प के रूप में परिवर्तन होता है तो उसके बाद दाल को जैसे ही डालते हैं तो देखते हैं कि जो उसका उबलने का क्रम यानी कि वाष्प के रूप में जो परिवर्तन होने का क्रम होता है वो धीरे धीरे निकालने का मतलब थोड़ा स्लो हो जाता है, यानी कि वाष्प दाब में कमी आता है। और वही वाष्प दाब में कमी जो आता है हमारा उसी को हम कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। अगर देखिए ये हमारा एग्जाम्पल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा देखिए एग्जाम्पल का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। मान लीजिए कि एक बर्तन आपके पास है, जैसे आप देखते होंगे कि घर पर गाय या भैंस के लिए जो हम लोग जो दाना बनाते हैं उसको खाने के लिए, तो देखिए पहले क्या करते हैं कि इसमें हम पानी को डालते हैं और पानी को जब गर्म होने लगता है यानी काफी तेजी से उबलने लगता है, पानी वाष्प के रूप में परिवर्तन होने लगता है तो उसमें जो हम ऊपर से दाना को जो मिलाते हैं, जो भी दाल हो या जो भी हो उसका या चोकर या जो भी हमारा होता है उसको जैसे ही मिलाते हैं तो इसका जो उबलने का क्रम होता है यानी उबलने का जो क्रम होता है कुछ उसमें क्रम में कमी आता है और यही कमी जो हमारा होता है वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। तो देखिए अगर इसकी बात करें परिभाषा की तो लिख सकते हैं हम कि जब शुद्ध उड़नशील विलायक में अउड़नशील यानी देखिए यहाँ पे पानी जो आपका है शुद्ध उड़नशील विलायक है और अउड़नशील यानी जो चीनी हमारा है यहाँ पे या दाल जो आपका है यह अउड़नशील है। तो कह सकते हैं कि जब शुद्ध उड़नशील विलायक में अउड़नशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, तो उसे हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो देखिएगा इसे मिटा कर लिख रहे हैं इसका परिभाषा। लिखेंगे जब शुद्ध उड़नशील विलायक में अउड़नशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब विलायक लिखेंगे यहाँ पे शुद्ध विलायक
शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, कम हो जाता है, जिसे वाष्प दाब, जिसे वाष्प दाब, जिसे वाष्प दाब का अवनमन, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। अगर देखिए यहाँ पे मान ले रहे हैं हम कि हमारा शुद्ध उड़नशील विलायक, अगर शुद्ध उड़नशील विलायक का वाष्प दाब P0S है। देखिए यहाँ पे पहले लिखेंगे कि माना कि शुद्ध उड़नशील विलायक, शुद्ध उड़नशील विलायक का वाष्प दाब बराबर हमारा P0S है, तथा यहाँ पे जो हमारा होगा विलियन का वाष्प दाब, विलियन का वाष्प दाब, विलियन का वाष्प दाब, विलियन का जो हमारा वाष्प दाब है उसको हम मान ले रहे हैं कि PS है, तो PS लिख लेंगे। तो उसके बाद अगर हमारा वाष्प दाब का अगर अवनमन देखेंगे, अवनमन, तो वाष्प दाब का अवनमन बराबर हमारा होगा, देखिएगा बोर्ड पर कह रहा है कि शुद्ध उड़नशील विलायक में अगर अउड़नशील विलेय मिलाएंगे तो जो हमारा होगा विलियन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। यानी कि देखिए शुद्ध जो विलायक है इसका जो वाष्प दाब है वो हमारा अधिक होता है, और विलियन का जो हमारा वाष्प दाब होगा, ये सॉल्यूशन जो हमारा है, इस विलियन का वाष्प दाब जो हमारा है ये कम हो जाता है। तो आपको हम बताए हैं कि वाष्प दाब में कमी, यानी कि वाष्प दाब में जो कमी हमारा होता है उसे ही कहते हैं हम वाष्प दाब का अवनमन। यानी कि देखिए अधिक में से हम कम को घटाएंगे तो वाष्प दाब की शुद्ध उड़नशील विलायक का वाष्प दाब आपका बढ़ जाता है, तो यानी कि शुद्ध उड़नशील विलायक का वाष्प दाब जो है आपका P0S है, तो P0S लिख लेंगे, और उसका विलियन का जो वाष्प दाब है ये PS है, तो PS लिख लेंगे, और उसके बाद इतना लिखकर इसको आप स्क्रीनशॉट करिएगा। उसके बाद का जो हमारा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है उसको फिर से हम देख रहे हैं। ले लिया आप स्क्रीनशॉट, तो इसे मिटा रहे हैं हम। देखिए अब हम बात करेंगे, आपको बताए हैं पहले ही कि वाष्प दाब के पहले अवनमन पे चर्चा करेंगे, उसके बाद हम वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन पे चर्चा करेंगे। तो वाष्प दाब के अवनमन को हम आपको समझा दिए। अब वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन क्या होता है उसको देखेंगे। वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन। देखिए वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन क्या होता है। देखिए यहाँ पे वाष्प दाब का जो अवनमन होता है तो वह वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को हम कहते हैं वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन। तो देखिए वाष्प दाब का अवनमन तो आपको यहाँ पे मिला है, और उसके बाद शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को हम कहते हैं वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन।
तो लिखेंगे हम कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन क्या होता है। लिखेंगे कि वाष्प दाब के अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। कह रहा है देखिए कि वाष्प दाब के अवनमन, तो आप जानते हैं कि वाष्प दाब का अवनमन जो आपका ये होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन बराबर आपका होगा। कह रहे हैं यहाँ पर देखिए कि वाष्प दाब के अवनमन, तो वाष्प दाब का अवनमन आपका क्या होता है। वाष्प दाब का अवनमन आपका होता है P0S माइनस PS, और उसके बाद आपका कह रहा है कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब। तो आप जानते हैं कि शुद्ध विलायक के जो हमारा वाष्प दाब होता है P0S होता है। आपको आगे लिखे थे हम कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब जो होता है P0S होता है, और ये जो हमारा PS है यह विलयन का वाष्प दाब है। यानी कि आपका हो गया कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन बराबर हमारा इतना होगा, जहां आप लिख लीजिएगा, जहां लिखेंगे हम कि जहां आपका P0S जो है P0S यह शुद्ध उड़नशील विलायक का वाष्प दाब है, और उसके बाद जो हमारा PS है, यह विलयन का वाष्प दाब है। तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है फिर उसको हम लिखकर उस पर चर्चा करेंगे। तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया आप स्क्रीनशॉट, तो मिटा रहे हैं इसे हम। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वह वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम। देखिए वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के लिए हमारा जो राउल्ट का नियम है वह कहता है कि अगर आप शुद्ध उड़नशील विलायक में अउड़नशील विलेय मिलाते हैं तो हमारा जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है वह हमारा वाष्प दाब के जो अपेक्षिक अवनमन होता है वह विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। तो देखिएगा इसको हम लिखेंगे बोर्ड पर कि ये होता क्या है। लिखेंगे कि शुद्ध, लिख लीजिए जब शुद्ध उड़नशील
जब शुद्ध उड़नशील विलायक में अउरणशील विलेय मिलाया जाता है तो वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। तो ये कह रहा है कि जब अगर शुद्ध उड़नशील विलायक में आप अउड़नशील विलेय को मिलाते हैं तो वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन होता है वह आपका विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। लेकिन हम आपको बता चुके हैं पहले, इसमें देखिए जितना भी शब्द यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आया हुआ है, यहाँ तक लगभग हम आपको सब बता चुके हैं कि होता क्या है। एक देखिए आपका नया जो शब्द आ रहा है विलेय आ रहा है, ये देखिए नया शब्द आपका नहीं, हम हर वीडियो में इसको बता चुके हैं कि विलेय जो हमारा होता है उसको बी से सूचित करते हैं और जो हमारा मोल अंश होता है इस मोल अंश को हम मोल प्रभाज भी कहते हैं। इस मोल अंश को अगर दूसरा नाम देना चाहें तो इसे हम मोल प्रभाज भी कहते हैं, इसे मोल प्रभाज भी कहते हैं। देखिए इसे इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहा जाता है और इसे जो आप है एक्स से सूचित करते हैं। तो अगर कुल कह रहा है कि विलेय की अगर मोल अंश यानी टोटल को देख लें कि विलेय की मोल अंश, तो इसे आप लिख सकते हैं एक्स बी। और अभी हम आपको पढ़ाए हैं कि वाष्प दाब के जो अपेक्षिक अवनमन होता है हमारा वह पी नॉट एस माइनस पी एस बटा पी नॉट एस होता है और उसी के बराबर यह एक्स बी होगा। यानी कि अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखिएगा कह रहा है यहाँ पर कि वाष्प दाब के जो मोल अंश के हमारा होगा यानी कि विलेय के मोल अंश जो होगा हमारा वो वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के बराबर होगा। यानी इसके आपका बराबर हो जा रहा है या पी नॉट एस के। कह रहा है कि एक्स बी यानी कि विलेय का मोल अंश जो आपका होगा वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के बराबर होगा। हम बराबर कर दिए। देखिए इस सॉल्यूशन में एक्स बी कह रहा है, एक्स बी का मतलब आपका होता है कि विलेय का मोल अंश। तो देखिए इसे विलेय का मोल अंश आपका है और यहाँ पे पी नॉट एस है। आप जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारा एक्स बी होता है, एक्स बी यह बराबर होता है एन बी बटा में एन ए प्लस एन बी के। यानी कि आपका हुआ कि जो विलेय का मोल अंश होता है वह आपका बराबर होगा विलेय की मोलों की संख्या और बटा में आपका विलायक की मोलों की संख्या और प्लस आपका विलेय की मोलों की संख्या, तो यह बराबर होता है। तो एक्स बी के जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एन बी, यहाँ पे लिखेंगे कि एन बी बटा में आपका होता है एन ए प्लस एन बी और बराबर में आपका लिख देंगे कि पी नॉट एस माइनस पी एस बटा में आपका जो है पी नॉट एस तो एस। देखिए यहाँ पे विलायक और विलेय है। इस विलायक में विलेय काफी अल्प मात्रा में यानी बहुत कम मात्रा में मिला हुआ है, जिसके कारण हम यहाँ पे एन बी यानी कि विलेय को 0 मानेंगे। एक बार ध्यान से सुनिएगा कि इस विलायक में विलेय जो आपका है
काफी बहुत कम मात्रा में, यानी कि कम मात्रा को आप कह सकते हैं कि यह हमारा अल्प मात्रा में मिला हुआ है, जिसके कारण इसे हम जीरो मानेंगे। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि विलायक में विलेय अल्प मात्रा या कह सकते हैं कि बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में घुला है, जिसके कारण NB बराबर हम जीरो रख रहे हैं। तो देखिए अब इसको लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि NB बटा में NA और बराबर जो आपका है P0S माइनस PS और बटा में आपका है P0S तो S। देखिए आपको बताए हैं कि NB बराबर, इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि NB बराबर आप लिख सकते हैं WB और बटा में MB। अगर ठीक यहीं पे आपका NA रहे तो लिख सकते हैं कि WA बटा में MA। आपको देखिए हम वीडियो, अगर हमारा वीडियो आप सीरीज से देखते होंगे तो आपको हम बता चुके हैं कि NB क्या होता है, इन सभी बातों को हम बता चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे NB के स्थान पर आप लिख सकते हैं कि WB बटा में MB और उसके बाद जो आपका है, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि NA के बराबर में WA और बटा में आप लिख सकते हैं MA और बराबर कह रहा है आपका कि P0S माइनस PS बटा में आपका P0S है तो S। देखिएगा इसे हम इस साइड लिख रहे हैं, कह रहा देखिए यहाँ पे आपका भाग में है तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कि WB और गुना में आपका हो जाएगा WB गुना MA और बाटा में आपका हो जाएगा MB और गुना में आपका WA तो WA बराबर आपका होगा P0S माइनस PS बाटा में P0S। आपका देखिए यहाँ पे एक फार्मूला प्राप्त हो गया, आपको यहाँ पर एक फार्मूला प्राप्त हो गया। अगर आपको कहेगा कि राउल्ट के यहाँ पे वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट के नियम का गणना करें या निकालें तो हम इतना तक क्या करेंगे कि लेकर जाएंगे और यही हमारा होता है। आप देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि जहां यहाँ पे लिखेंगे कि WB जो आपका है, यह हमारा B का मतलब विलेय और W का मतलब वेट यानी कि भार या द्रव्यमान, यानी कि लिखेंगे कि विलेय का द्रव्यमान है तो लिख लेंगे विलेय का द्रव्यमान। यहाँ पे आपका MA आ रहा है, MA का मतलब आपका होगा विलायक का आणविक द्रव्यमान। फिर आपका MB आ रहा है तो B का मतलब विलेय होगा, M का मतलब आणविक द्रव्यमान, यानी कि आपका होगा विलेय का आणविक द्रव्यमान। फिर आपका WA आ रहा है, A का मतलब का विलायक होगा, W का मतलब द्रव्यमान होगा, यानी होगा आपका विलायक का द्रव्यमान। फिर आपका कर रहा है P0S तो P0S जो आपका है शुद्ध उड़नशील विलायक है तो लिख लेंगे शुद्ध उड़नशील विलायक। जो PS आपका है वह विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब तो लिख लेंगे विलयन का वाष्प दाब। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पे समाप्त हो रहा है, तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा